हाय एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 45 ऑफ इंडियन पॉलिटी GS2। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपना जुडिशरी पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ योर पार्लियामेंट। ठीक है। और उसके अंदर आज जो हम टॉपिक सबसे पहले डिस्कस करेंगे या स्टार्ट करेंगे डिस्कशन वो है राज्यसभा। ठीक है। वी ऑल नो दैट पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, योर राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है। तो प्रेसिडेंट वाला पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर हम सबसे पहले आज से राज्यसभा स्टार्ट करेंगे, देन आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोकसभा भी कवर करेंगे, डिफरेंसेस कवर करेंगे, स्पेशल प्रोविजंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है। तो ये रहेगा अगले कुछ लेक्चर्स का कंटेंट। तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू राज्यसभा स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देन विल अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस ऑफ MP लैड फंड्स फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है। मतलब व्हेन आई एम सेइंग MP लैड फंड फॉर द राज्यसभा, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द राज्यसभा मेंबर। मतलब राज्यसभा का मेंबर आपका MP ही होता है, MPR के नाम से। ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है। तो मतलब जस्ट टू गिव यू द क्लैरिटी, MP आपके 12 तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है। और बाकी के आपके जो रहते हैं, जो आज के टाइम पे हैं, 233 आर इलेक्टेड। ठीक है। वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि टोटल स्ट्रेंथ अभी 245 है, मैक्सिमम 250 हो सकती है, ऑल दोज थिंग्स। ठीक है। सो ये हम MP लैड फंड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देन विल ऑल्सो अंडरस्टैंड बेसिक क्वालिफिकेशन नीडेड टू कंटेस्ट द राज्यसभा, टू कंटेस्ट फॉर द राज्यसभा सीट। ठीक है। एंड देन द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे वुड बी द फेडरल एंड नॉन फेडरल फीचर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट रहेगा आज का। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन के जो प्रोविजंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे फॉर राज्यसभा ओनली, आर्टिकल 67। देन विल डिस्कस अबाउट द स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। ऑल दोज थिंग्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है। एंड देन विल फ्रॉम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद लोकसभा। ठीक है। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। सो फर्स्टली यू हैव योर इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब देखो, राज्यसभा के अंदर टोटल मेंबर्स आज के टाइम पे यू हैव 245। ठीक है। बट जो कैपिंग है वो ऑलरेडी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है। एंड द कैपिंग इज दैट द राज्यसभा मेंबर्स कांट एक्सीड मोर देन 250। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ राज्यसभा। ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो राज्यसभा होता है, इट इज नोन एज हाउस ऑफ स्टेट। ठीक है। वाई इट इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ स्टेट्स? बिकॉज states, UT and expertise। ठीक है। देखो, हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। ठीक है। मतलब होता है इवेंचुअली, जितने भी हमारे स्टेट्स है उसका 1 या 2, जितने भी जो 1971 का सेंसस होता है उसके बेसिस पे प्रोपोर्शनली डिसाइड होता है कि एक स्टेट से कितना राज्यसभा MP निकल सकता है। ठीक है। सेकेंडली जो यूटीज़ है हमारे, जैसे आपका दिल्ली एंड पौंडी, उसके भी मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के अंदर। ठीक है। एंड थर्ड इज योर 12 एक्सपर्ट्स हु आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। तो कुछ ऐसे एक्सपर्टीज होते हैं, जैसे आपको पता होगा कुछ टाइम पहले रेखा जी थे, देन सचिन तेंदुलकर भी थे। ठीक है। मैरी कॉम भी हैं। सो ऑल दीज पीपल आर मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। ठीक है। बट दीज आर नॉट, जो इलेक्शन लड़के आए हैं, दीज आर सिंपली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट बिकॉज दे होल्ड्स एन एक्सपर्टीज इन देयर, मतलब जो भी वो चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, वेदर इट इज सोशल साइंसेज, साइंस, स्पोर्ट्स, जहाँ पे उन्होंने इंडिया को एक अच्छे ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करके एक शोहरत दिलाई इंडिया को, तो उनको प्रेसिडेंट डायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है। तो हाउस ऑफ स्टेट्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे आपके 3 टाइप के लोग इलेक्ट होके आते हैं या सिलेक्ट होते हैं। ठीक है। कंपेरेटिवली लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। ठीक है। बिकॉज वहाँ पे जो लोग इलेक्ट होके आते हैं, दे आर सिलेक्टेड बाय जनरल इलेक्शन जो होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस। ठीक है। तो वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, पीपल give vote and then eventually the people get selected and they come as a member of parliament Lok Sabha। ठीक है। लोक सभा इलेक्शन। ठीक है। तो एक कंपैरेटिव फॉर्मेट हो गया। अब देखो, कमिंग बैक टू द राज्यसभा ओनली, राज्यसभा कांट एक्सीड मोर देन 250 members।
ठीक है। तो मैक्सिमम जो काउंट रहना चाहिए वो MPRS का, दैट इज़ 250, और उसका बाइफिकेशन आपका 238 + 12 रहता है। ये 12 वही हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड, और ये बाकी के आपके स्टेट्स और यूटी के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इलेक्टेड मेंबर्स है तो उनका इलेक्शन कैसे होता है, ऑल दोज थिंग्स वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट एज ऑफ नाउ टोटल MP ऑफ राज्यसभा आर शुड नेवर एक्सीड मोर देन 250, ठीक है। आज के टाइम पे करंटली द स्ट्रेंथ इज 245, जिसके अंदर 233 आपके इलेक्टेड होते हैं, 12 आपके प्रेसिडेंट वाले होते हैं, ठीक है। सो मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम लिमिट इज 250, और अभी आज के टाइम पे जो स्ट्रेंथ है हमारे राज्यसभा मेंबर्स की, दैट इज योर 233 + 12, दैट इज 245, ठीक है। अब देखो, ये हमने वैसे पहले भी बात करी है, बट जो MP राज्यसभा होते हैं वो इलेक्टेड, मतलब इनका जो इलेक्शन होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज पीपल, ठीक है, इलेक्शन वाले। ये तो सिंपल आपके 12 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, ठीक है। इनका जो इलेक्शन होता है दैट इज प्योरली, मतलब इनका इलेक्शन जो होता है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होकर आता है किसी एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो इलेक्शन जीत के आता है अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है। सो MPRS are elected members of state legislative assembly, ठीक है। तो जो आपके स्टेट के होते हैं जो MLA, वो टुगेदर दे मतलब अगर जैसे कोई भी एक स्टेट से, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान से 2 कैंडिडेट्स खड़े हुए कि भाई हम जाना चाहते हैं राज्यसभा में एज एन MP, ठीक है, टू रिप्रेजेंट राजस्थान स्टेट, ठीक है। तो उस राजस्थान असेंबली के जो, मतलब उस राजस्थान असेंबली के जो MLAs होंगे, वो आपस में इलेक्शन होता है तो वो वोट करते हैं, एंड देन उन वोटिंग के काउंटिंग के बेसिस पे जो बंदा जीतता है वो फिर राजस्थान को रिप्रेजेंट करेगा राज्यसभा के अंदर, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली, मतलब MP राजस्थान, सॉरी MP ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, बाय अ सिस्टम ऑफ, ये हमने पहले भी डिस्कस करा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये हमने लास्ट टाइम कब पढ़ा था, जब हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्कस करा था, उसमें भी पढ़ा था, तो वहाँ उस लेक्चर को जाके देख लेना, अच्छे से समझाया हुआ है कि भाई 2-3 कैंडिडेट्स होते हैं, पहली प्रायोरिटी किसकी होती है, फिर वो देखते हैं कि जो भी जिसके भी वोटिंग का काउंट 50% से ज़्यादा होता है वो विनर हो जाता है, ठीक है। सेम प्रिंसिपल इज़ फॉलोड हेयर ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपके MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, डिसाइड करते हैं कि कौन नॉमिनेटेड मेंबर जाएगा एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, ठीक है। नाउ अब देखो, अनलाइक लोकसभा, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है, राज्यसभा नेवर डिसॉल्व्स, ठीक है। इसका क्या रहता है कि हर एवरी 2 years (1/3) of 245 members retires, ठीक है, एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू मेंबर्स, ठीक है। हर 2 साल के अंदर 1/3 मेंबर्स जो होते हैं टोटल, दैट इज 245, वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए बंदे आ जाते हैं, ठीक है। एंड टेन्योर जो होता है, टेन्योर ऑफ MPRS इज 6 years। एक बार जो मतलब एक बार जो राज्यसभा का जो मेंबर नॉमिनेट होता है, MP बनता है, उसका जो टेन्योर होता है 6 साल होता है, और हर दूसरे साल में 1/3 ऑफ द MPs गेट रिटायर्ड और उनकी जगह नए MPs आते हैं फॉर राज्यसभा, ठीक है।
अब नंबर ऑफ एमपीज जो रहते हैं, MPRS फ्रॉम ईच स्टेट वेरीज एज पर 1971 सेंसस। ठीक है, अब देखो फंडा क्या रहता है कि मैंने अभी राजस्थान का बोला, तो हो सकता है वहाँ से एक कैंडिडेट आए, यूपी हुआ तो वहाँ से MPRS जितने होंगे वो लेट्स से 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि हर स्टेट का एक सिंगल स्टैटिक नंबर है कि भाई इतने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा इलेक्ट हो सकते हैं, बट इवेंचुअली राज्यसभा MP बनने के लिए हर स्टेट का एक प्रोपोर्शनल कोटा होता है। ठीक है, लेट्स से सिक्किम से 1 हो सकता है, तो यूपी से 4 हो सकते हैं, महाराष्ट्र से 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इधर लिखूँ लेट्स से सिक्किम से आपका 1 हो सकता है, सिक्किम से आपका 1 हो सकता है, यूपी से आपके लेट्स से 4 हो सकते हैं, MP से 3 हो सकते हैं। तो ये नंबर वेरीज करता है एंड दिस नंबर इज एज पर द 1971 सेंसस। ठीक है, अब उसके बेसिस पे ऑब्वियसली यू डोंट हैव अ यूनिफाइड नंबर ऑफ पीपल हु आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा फ्रॉम ईच स्टेट। ठीक है, तो लिख लो इसको, नंबर ऑफ MPs फ्रॉम ईच स्टेट इन राज्यसभा वेरीज स्टेट टू स्टेट एज पर 1971 सेंसस ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, जो हमने ये इधर इलेक्शंस की बात करी थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इसका लिख लो, इलेक्टेड MLAs ऑफ द स्टेट विल डिसाइड हु विल रिप्रेजेंट एज एन MP इन राज्यसभा फ्रॉम दैट स्टेट। ठीक है, जो अभी मैंने राजस्थान की बात करी कि 2 कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं राज्यसभा सीट के लिए टू रिप्रेजेंट राजस्थान, तो उनका जो विनर है वो डिसाइड होता है आपके जब MLAs वोट करते हैं ऑफ दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट यू राइट MPRS, ठीक है, स्पीक्स फॉर द स्टेट इन राज्यसभा एज कम्पेयर टू द MPLS हु स्पीक्स और रिप्रेजेंट फॉर अ पर्टिकुलर सिटी और प्लेस ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, अब देखो यहाँ डिफरेंस क्या है, यू हैव MPRS एंड यू हैव MP लोकसभा। ठीक है, मैं इस दोनों का एग्जाम्पल ले लेता हूँ यूपी। ठीक है, अब यूपी के टर्म्स में MPRS ही रिप्रेजेंट्स होल स्टेट। ठीक है, MPRS जो रहता है कि राज्यसभा से जो भी मतलब यूपी से जो भी MPRS है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा है, वो जो भी अपने कंसर्न्स पार्लियामेंट के अंदर रखेगा दैट विल बी प्योरली फॉर द बेनिफिट ऑफ होल स्टेट। ठीक है, बट MP लोकसभा जो है, जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं तो जो हमारे CM हैं योगी आदित्यनाथ, वो गोरखपुर के हैं। ठीक है, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल बिकॉज ठीक है पता होना चाहिए। तो एक यूपी के अंदर आपके अंदर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट होकर जाते हैं। ठीक है, तो MPLS जो होगा वो आपका हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी या हर एक एरिया जिससे वो इलेक्ट या नॉमिनेट होके गया है उसको रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ के कंसर्न्स को हाईलाइट करेगा पार्लियामेंट में। बट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा है वो पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंशिएशन, मतलब बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन MP राज्यसभा एंड MP लोकसभा प्लस अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, अबाउट द राज्यसभा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है MP लैट फंड। तो MP लैट फंड स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। ठीक है, सो MP लैट स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। ठीक है, इसमें आपको 10 करोड़ मिलते हैं पर ईयर। ठीक है, दोनों को ही मिलते हैं MPRS और MP लोकसभा की। आप जिस एरिया को रिप्रेजेंट करते हो वहाँ पे आपको साल के 10 करोड़ मिलेंगे फॉर द डेवलपमेंट एंड जो भी आप कुछ काम कराना है, कुछ चीज़ें सुधारनी है, उन सब टीम्स में। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ है, MPRS और MP लोकसभा, MPRS अपने उस जिस स्टेट को वो रिप्रेजेंट करता है होल स्टेट। ठीक है, तो ये जो MP लैट का फंड है वो पूरे स्टेट में कहीं पे भी जो भी डेवलपमेंट उसको करना है उसके यूसेज के लिए वो पैसे स्पेंड कर सकता है। ठीक है, बट MPLS जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी
कैन ओनली स्पेंड इन हिज कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है इतना डिफरेंस है, लिख लो इसके अंदर। MPRS कैन स्पेंड MP लैट फंड एनीवेयर अक्रॉस द स्टेट ही रिप्रेजेंट, एंड MP लोकसभा कैन स्पेंड MP लैट फंड अक्रॉस ओनली हिज कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, सो ये एक डिफ्रेंशिएशन पॉइंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा MP राज्यसभा जो वोटिंग सिस्टम है वो आपकी ओपन बैलेट सिस्टम होती है। ओपन बैलेट सिस्टम फॉर वोटिंग इज यूज्ड। ठीक है, ठीक है, लिख लो इसको। ओपन बैलेट सिस्टम इज यूज्ड for the voting of MP Rajya Sabha, but the casted vote by the MLA can only be seen or known to an authorized person। ठीक है, देखो MLA जो वोट डालते हैं that is specifically to your open ballot system, और जिसको वो वोट डाल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं उनको ही पता होता है। ओनली ऑथराइज्ड person are aware about the votes। ठीक है, सो ये आपका जो प्रोसेस है कि भाई वोटिंग किस तरह से होती है। वोटिंग MLA जो वोट करते हैं वो आपके ओपन बैलेट सिस्टम का यूज़ करके होता है। ठीक है, जो ऑथराइज पर्सन है वो आपके वही इलेक्शन कमीशन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाला फंडा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज योर क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन तो फैक्चुअल है। फर्स्टली यू हैव टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, देन सेकेंडली यू हैव टू हैव मतलब एज आपकी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 ईयर्स। ठीक है, यू हैव टू बी द शुड बी द रजिस्टर्ड वोटर should be the registered voter of any constituency of the state। ठीक है, should not hold, next point है should not hold office of profit। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सारे वही हैं मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया। जो अगर आप प्रेसिडेंट से कंपेयर करो तो चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया एज शुड बी ग्रेटर देन 30 ईयर्स। ठीक है, बस इसमें ये है कि जिस स्टेट के आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा बनने के लिए कंटेस्ट कर रहे हो, आपके उस स्टेट में किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में यू शुड बी अ रजिस्टर्ड वोटर। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज द पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसी कोई पोजीशन या पोस्ट या टाइटल जिसके अंदर आप गवर्नमेंट से फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन ले रहे हो। ठीक है, यू शुड नॉट होल्ड दैट ऑफिस इफ यू आर कंटेस्टिंग फॉर द राज्यसभा सीट। ठीक है, नाउ important point, important topic in fact, फेडरल फीचर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अब फेडरल में मतलब कि इंपॉर्टेंस लिख लो आप ऐसे, इंपॉर्टेंस ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, अब देखो कहने को तो इंडियन डेमोक्रेसी बाई कैमरल है, तो अगर लोकसभा के अंदर सारे काम हो रहे हैं तो राज्यसभा की ज़रूरत क्या है। ठीक है, बेसिकली जो मैंने पहले बताया, लोकसभा के अंदर आपके हर 5 साल में टेन्योर बदलने पे फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, एंड देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि इस बारी जो गवर्नमेंट है वो नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस के बाद कम्प्लीटली चेंज हो जाए या रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी एक कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होती। ठीक है, आज की बात नहीं कर रहा, आज के टाइम पे तो जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टी है उसका तो अभी स्टैटिक है। ठीक है, बट टू काउंटर बैलेंस द लोकसभा प्रोसीडिंग्स एंड टू मेक श्योर कि कुछ पीपल डायरेक्टली रिप्रेजेंट करें उस एक पूरे स्टेट को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट्स इलेक्शन एंड ऑल, उसके लिए राज्यसभा एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है। ठीक है,
लिख लो इसको, द वेरी बेसिक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा इज टू एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ स्टेट्स एट फेडरल लेवल, ठीक है। सो राज्यसभा is a representative body of state at फेडरल लेवल, ठीक है। फेडरल लेवल का मतलब वही हो गया आपका यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के अंदर स्टेट का कोई ना कोई डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी है। This statement specifically gets supported when you have a member of parliament Rajya Sabha directly acting or representing a state in parliament, ठीक है। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यसभा का जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज अप्रूविंग इमरजेंसी प्रोविजन फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें जिसपे लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अथॉरिटी है, अगर राज्यसभा ने मना कर दिया या रिजेक्ट कर दिया तो इमरजेंसी प्रोसीड नहीं हो सकती, ठीक है। तो उस केस के अंदर लिख लो इसको, ऑन वेरियस इशूज द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ बीन गिवन सिमिलर इंपॉर्टेंस एज गिवन टू द हाउस ऑफ पीपल दैट इज योर लोकसभा। फॉर एग्जाम्पल विद रिगार्ड टू अप्रूविंग एनी फॉर्म ऑफ इमरजेंसी राज्यसभा इज एज पावरफुल एज लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा इक्वली इंपॉर्टेंट और पावरफुल पोजीशन होल्ड करते हैं व्हेन इट कम्स टू अप्रूविंग ए इमरजेंसी, ठीक है। तीसरा लिखो, ये सारे हम फेडरल फीचर ऑफ राज्यसभा डिस्कस करें विच ऑल्सो मीन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो फर्स्ट वॉज योर कि भाई पहला तो ये है कि राज्यसभा एक्ट एज अ बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेट्स, ठीक है। सेकेंडली इट होल्ड्स एन इक्वल अथॉरिटी और पावर व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग इट विद द लोकसभा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल योर इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। प्रेसिडेंट मतलब इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसीज, ठीक है। थर्ड इज योर बिल पासिंग प्रोसेस। तो फंडा क्या रहता है कि एक्सेप्ट मनी बिल, ठीक है, क्योंकि मनी बिल के अंदर जब वो राज्यसभा के पास जाता है ना तो राज्यसभा के पास 14 डेज ही रहते हैं, ठीक है। या तो वो अप्रूव कर सकता है या कुछ चेंजेस के सजेस्ट कर सकता है, बट वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मनी बिल आपके प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ही लोकसभा के अंदर ऑफर होता है, ठीक है। सो एक्सक्लूडिंग मनी बिल, अगर कोई भी अदर टाइप का बिल पास होता है लोकसभा में तो राज्यसभा में भी वो पास होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो वो बिल कभी भी लॉ नहीं बन पाएगा, बिकॉज इवेंचुअली इफ़ इट गेट्स रिजेक्टेड इन राज्यसभा ओनली, प्रेसिडेंट के पास जाएगा नहीं और बिना प्रेसिडेंट के असेंट के कोई भी बिल लॉ नहीं बनता, ठीक है। तो इसमें लिख लो, एक्सेप्ट मनी बिल राज्यसभा इज इक्वली पावरफुल विथ रिगार्ड्स टू द पैसेज ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्शन / इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। लिख लो इसमें, इन द इलेक्शन एज वेल एज द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, Rajya Sabha also has a due role, full stop. This means that the due importance has been given to the Council of State, making India appear more federal, ठीक है। So ये कुछ important points थे that shows the federal feature of Rajya Sabha, ठीक है। Now non-federal feature of Rajya Sabha, ठीक है। देखो कुछ ऐसे प्रोविजन है राज्यसभा के अंदर जो ये ऑल्सो हाईलाइट करते हैं कि भाई फेडरल नहीं बट यूनिटरी सिस्टम फॉलो हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल है कि भाई जो स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे नहीं बल्कि पॉपुलेशन के प्रिंसिपल पे हो रही है, राइट। सो वही एग्जांपल मैंने दिया यूपी और सिक्किम का। अगर मैं बोलूँ तो सिक्किम का जो एमपी राज्यसभा होगा वो 1 हो सकता है मैक्सिमम, बट यूपी के 2, 3, 4 हो सकते हैं। मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट हाँ 1 से ज़्यादा होने के चांसेस हैं, बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज़ मच हायर एज कम्पेयर टू सिक्किम, राइट। तो ये वाला एक कंसर्न है, लिख लो इसको।
States in Rajya Sabha are not represented on the principle of equality of state but represented unequally on the basis of population. ठीक है. Next you write, this is against the typical federal system as seen in America or Australia where all the states are given equal seats space slash मतलब given equal seats in council of state. ठीक है. तो बेसिकली फंडा क्या रहता है, यहाँ पे तो आपके नंबर चेंज हो रहे हैं, राइट, बट इफ़ यू कंपेयर इट विद लेट्स से अमेरिका, राइट, तो वहाँ पे जो सेनेट होता है वहाँ पे हर स्टेट का कांस्टेंट नंबर है कि 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे. ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि भाई किस स्टेट की कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसकी कम है, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज़ गिवन टू एवरी स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी सेम फॉलो होता है, बट द सेम इज़ मिसिंग इन इंडिया बिकॉज इंडिया के अंदर पॉपुलेशन के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन है विच इज़ कॉन्ट्रडिक्टिंग एज कम्पेयर टू द रिप्रेजेंटेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड लिखो, ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स है बट एट द सेम टाइम UT is also getting representation in राज्य सभा. ठीक है, अब भाई देखो स्टेट्स का समझ में आता है बट इफ़ यू हैव UTs ऑल्सो जो कि ऑलरेडी डायरेक्टली गवर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो उस केस में क्या रहता है कि भाई राज्यसभा के अंदर अगर आप यूटी के जैसे फॉर एग्जांपल इधर आपका दिल्ली और पौंडी है. ठीक है, तो अगर 245 मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स ऑलरेडी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन से आए हैं, मतलब ऐसे यूटी के जो गवर्नमेंट है जहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्टर करता है, तो उस केस के अंदर जो आपकी न्यूट्रलिटी होती है राज्यसभा की वो कहीं ना कहीं इम्पार्शियल हो जाती है because already you have people who are the direct representation who are the direct representative of the state मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये एक कंसर्न पॉइंट है बिकॉज आइडियली होना क्या चाहिए कि यूटी के अलावा आपके जो भी स्टेट्स हैं उनका ही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए राज्यसभा के अंदर बिकॉज यूटी इज़ गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी को इम्पैक्ट करता है राज्यसभा के अंदर. ठीक है, लिख लो इसको. Allocation of UT in Rajya Sabha is against the federalism as UT are not states and they are controlled by the central government. ठीक है, also next लिखो, अब अगर आप इसको बाइफर्केट करोगे तो ये राज्यसभा आपका स्टेट्स UT प्लस 12 मेंबर्स. ठीक है, अब UT और 12 मेंबर्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही आ रहे हैं, राइट. तो कहीं ना कहीं जो न्यूट्रलिटी होनी चाहिए राज्यसभा की वो इम्पैक्ट होती है. ठीक है, स्टेट्स को जो ड्यू इम्पोर्टेंस और ड्यू एक्सपोजर मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है. ठीक है, तो इसमें ये जो दो हैं दे आर रिड्यूसिंग द स्कोप ऑफ स्टेट्स. ठीक है, लिख लो. इन राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन हैज़ also been given to the non-states entities like Delhi and Pondicherry which do not enjoy the constitutional relationship of federalism with center as they are union territory. Next you write, membership has also been given to the nominated members in the Rajya Sabha which are sent by the center. ये 12 मेंबर्स की बात हो रही है. ठीक है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आपका अच्छा खासा नंबर इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पे आपका यूटी का रिप्रेजेंटेटिव भी सेंटर भेजता है और 12 मेंबर्स जो हैं वो भी आपके सेंटर भेजता है, तो उस केस में जो ड्यू इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए स्टेट को वो कहीं ना कहीं कम होती है. ठीक है, सो इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट लिख लो, RS राज्यसभा कैन नॉट डिसॉल्व द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कि लोकसभा के अंदर ही आपका नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आप ला सकते हो बट राज्यसभा के अंदर नहीं ला सकते, और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू ही आप एक प्रोसेस है जिसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट को गिरा सकते हो या फिर हटा सकते हो. सो दिस स्पेशल पावर इज़ नॉट प्रेजेंट विद द राज्यसभा विच इज़ द कंसर्निंग पॉइंट. ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके नॉन फेडरल फीचर्स ऑफ राज्यसभा. Simultaneously we also discuss the federal feature of Rajya Sabha, then qualification to become Rajya Sabha member,
वी डिस्कस अबाउट MP लैड फंड, ठीक है, हाउ द वोटिंग टेक्स प्लेस, द वोटिंग टेक्स प्लेस थ्रू ओपन बैलेट सिस्टम, ठीक है, हाउ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा फ्रॉम सेम स्टेट रिप्रेजेंट टू डिफरेंट एंटिटीज़। लोकसभा का मेंबर आपका कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट करता है, राज्यसभा आपके पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वी ऑल्सो डिस्कस द नंबर ऑफ सीट्स होती हैं जो राज्यसभा के अंदर। करेंटली वी हैव 245 मैक्सिमम, जिसके अंदर 233 आर इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। मैक्सिमम कैपिंग इज 250, ठीक है। देन वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द टेन्योर, 6 साल का टेन्योर होता है न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का। हर 2 साल के अंदर 1/3 ऑफ द मेंबर्स गेट रिप्लेस विद द न्यू मेंबर्स, ठीक है। ये सारे हमने डिस्कस करे। देन इलेक्शन, ऑब्वियसली MPRS इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली of that state from which that MPRS is coming, ठीक है, right. Then we discuss the basic introduction of Rajya Sabha, ठीक है. So this was all for today, ठीक है. Next lecture में we'll discuss about the chairman and deputy chairman of Rajya Sabha, ठीक है. We'll also discuss about the Article 67. Then we'll discuss about special power of Rajya Sabha, जिसके अंदर सबसे प्राइम एग्जाम्पल है आपका आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है. Then we'll discuss about the relevance of Rajya Sabha, ठीक है. फेडरल सेटअप हो गया, जैसे कोई बिल पास कराना है और अगर लोकसभा डिसॉल्व पड़ी है तो राज्यसभा कैन पास द इमरजेंसी बिल, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस इज़ प्लान फॉर नेक्स्ट लेक्चर. इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर आपका लोकसभा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है. कोई फीडबैक देना है तो प्लीज़ ड्रॉप अस अ मेल, ठीक है. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.